तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियाँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बेमौसम फूलगोभी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। केले की बागवानी में कैसे करें कीटों का नियंत्रण। अधिक उत्पादन हेतु कपास की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य में आजकल किसानों ने अपने खेतों में बेमौसमी फूलगोभी की फसल लगा रखी है। बरसात के इस मौसम में फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए कुछ आवश्यक कार्यों को करने की जरूरत है ताकि किसान अपनी फसल में अच्छा उत्पादन भी ले सकें। तो कौन कौन से हैं वो आवश्यक कार्य और उन्हें कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं यहाँ के किसानों से। आज हम किसान भाइयों को बेमौसमी गोभी जो हमारे हिमाचल में होती है उसके बारे में जानकारी देंगे। जो जिस खेत में हम बैठे हुए हैं, यहाँ जो ये गोभी है 20-25 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए को, और अभी मध्यम आकार का पौधा बना हुआ है। इसकी तैयारी के लिए हमने पहले इसमें 30-40 बैग गोबर के डाले, फिर तैयार किया इसको मई के महीने में। तो ये तकरीबन जुलाई के शुरू में ये गोभी जो लगाई गई है और ये 25 की दिन की गोभी हो चुकी है। किसान भाइयों, आजकल के जो बरसात के मौसम में है इसमें घास ज़्यादा आ जाता है, जैसे आप देख रहे जाती है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो हमारे पास इतना साधन अगर इसको निकालने के है हाथ से, तो इसका हाथ से ही निकालना चाहिए जिससे ये दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट ना हो। और इसमें आजकल जो बीमारियां लगती है, ब्लैक रोट जो बोलते हैं कि काला धब्बा जो इसमें लगता है गोभी में और वो सड़ जाती है, उसके लिए हम इसमें 15 के दिन के अंतराल के बाद रेडोमिल का छिड़काव जरूर करते हैं आजकल के लिए, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जो ये पत्ता सड़न रोग लगता है इसके बचाव के लिए रेडोमिल की जो स्प्रे है वो ज़रूरी है 10 से 15 दिन के अंतराल के बीच में। और इसमें जब ये फूल आने की अवस्था में आ जाएगी तो इसमें जो इसके पत्ते हैं, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसके पत्तों में झुलसा रोग लग जाता है ज़्यादा बारिश को। तो इसके हम इसके जो पत्ते हैं वो काट देते हैं, काट छाट करते हैं इसके पत्तों की। उस वजह से इसमें दवाइयाँ का भी खर्चा कम हो जाता है और स्प्रे का खर्चा कम हो जाता है। फिर भी 15 दिन के अंतराल के बाद रेडोमिल एक ऐसी दवाई है जो अगर उसको करेंगे तो काला धब्बा जो सड़न रोग है गोभी में वो नहीं लगेगा। किसान भाइयों, इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से। देखने में आता है कि काला धब्बा या काला सड़न जो रोग है वो काफ़ी मात्रा में गोभी की फसल में आता है और फसल को काफ़ी हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। रोग के लक्षण कभी कभी प्रारंभिक अवस्था में या फिर फूल बनने की अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं। पत्ती पर रोग के लक्षण वी आकार के शुरुआत की अवस्था में
ऊपर से पत्ती पर दिखाई देते हैं। इस रोग को नियंत्रण करने के लिए कॉपर जो फफूंदनाशी हैं उनका प्रयोग किसान भाई आप करेंगे तो इस रोग से अपनी फसल को बचाएंगे। इस रोग के साथ साथ इसमें जो है कीटों का प्रकोप भी होता है। आपने देखा होगा कि फूल में कभी कभी कीट के प्रकोप के कारण गलाव आ जाता है और कुछ हरी पीली सी उसमें इल्लियां आपको फूल के अंदर बैठी हुई दिखाई देती हैं कि जो क्वालिटी है उसको खराब कर देती हैं। मार्केट में उसकी जो कीमत हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों आप डाइमेथोएट नाम की दवा, डाइमेथोएट दवा 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये इल्ली गोभी की फसल से खत्म हो जाएगी और आपकी इल्ली का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ सितंबर के आसपास जो गोभी है वो शुरू हो जाती है और ये अच्छी नकदी फसल है यहाँ के लोगों के लिए और अच्छी इनकम देती है। तकरीबन 25 से 40 रुपए के बीच में ये रेट रहता है उस समय जब ये यहाँ हमारी फसल तैयार होती है और बढ़िया इनकम है यहाँ की किसानों की। गोभी से जो बेमौसमी गोभी जो लगाते हैं उससे अच्छी इनकम हो जाती है। केले की बागवानी करके काफी किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं और केले की बागवानी में इस समय फल लगे हुए हैं। इस समय बागों में उचित देखरेख के साथ ही कीटों के नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा और इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं एक उद्यान निरीक्षक डॉक्टर सुनील से। इस समय मेन समस्या जो आती है वो बनाना बीटिल की आती है। बनाना बीटिल आप खास करके देखेंगे तो आपके केले के उसमें जो है जगह जगह कीड़े रस चूस करके जो है उसमें स्पॉट बन जाती है, लंबी लंबी धारियाँ बन जाती हैं जिससे मार्केट में उसकी जो है गिर जाती है, जिससे अच्छा रेट आपको नहीं मिल पाता है। बनाना बीटल के लिए आपको अभी से जो है जो गहर निकल रही है उसमें अगर क्यूनाल फास की एक गोली आती है, अगर गहर के ऊपर क्यूनाल फास की गोली आप रख देते हैं तो जहाँ तक इससे निजात मिल सकती है आपको। दूसरा, अगर ये नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो कोई भी अच्छा कीटनाशक जो है इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। और जो आपके घने हो गए, सघन हो गई पत्तियों से जगह जगह देखा गया है कि छाया अधिक हो जाती है तो अनावश्यक जो पत्तियां हैं उसको काट के निकाल दें। और दूसरे जो साइड में इस समय सपोर्ट देने की आवश्यकता विशेष होती है। सपोर्ट देने के लिए साधारणतया पे लोग यही बम्बू या बांस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कास्ट बचानी हो, अपनी लागत को कम करना हो तो इसके लिए जो नायलॉन की आती हैं, रस्सियाँ आती हैं, उसको भी एक दूसरे पत्तियों से एक ऊपर से यहाँ से बांध करके दूसरे पौधे के जड़ में बांध देंगे तो उससे जो है पौधा गिरेगा नहीं, गहर गिरेगी नहीं, मजबूती प्रदान होगी और कास्ट भी आपकी कम होगी। जो साइड से सकर्स निकल रही हैं और ये जो पत्तियाँ गिर रही हैं इसकी कटाई छटाई करते रहें। साथ में जो सकर् से निकल रही हैं इसको हमेशा काट के निकालते रहें, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से जो है आपके फूड मटेरियल को जो भी आप तत्व देते हैं वो क्षति पहुँचाते हैं। आपकी जो है फल की क्वालिटी जो है हल्की हो जाती है, इसलिए इनका कोई उपयोग नहीं है। इसको काट के निकालते रहें। किसान भाई इसको काट तो देते हैं लेकिन ज़्यादातर देखा ये गया है काटने के 2-3 दिन के बाद फिर से इसमें कल्ले निकल आते हैं। तो कोशिश ये करें जैसे ही इसको कल्ले को काटते हैं, काटने के बाद किसी भी चाहे ईंट या जिस भी औजार से आप उसको करते हैं तो उसको हैमर कर दें। थोड़ा सा हैमर करने से वो ध्वस्त हो जाता है तो इतनी जल्दी सकर्स नहीं निकलती हैं। दूसरी बात, आपके जो गहर है इस स्टेज में पहुँच गई है, किसान भाइयों को ये भी सलाह देते हैं हम कि इस स्थिति में जो फूल बहुत से इसमें देख रहे हैं गहर में लगी हुई है तो फूल को काट करके निकाल दें। और दूसरे, इस समय 0050 मतलब 0050 का पोटास तत्व जिसमें होता है उसका स्प्रे लगभग ये परिपक्व होने के 40 से 45 दिन पूर्व अगर इसका स्प्रे कर दे रहे हैं तो आपकी फल की साइज और शाइनिंग बहुत अच्छी बनी रहती है। इस समय पौधे को पोटास की आवश्यकता अधिक होती है। और साथ में समय समय पे अगर बारिश नहीं हो रही है तो सिंचाई करते रहें। हम सभी कृषक भाइयों को जो भी केले की खेती कर रहे हैं उनको यह सलाह देते हैं कि अपनी लागत को कम करने के लिए टपक सिंचाई बहुत ही कारगर है। इसमें आप फर्टिगेशन सिंचाई के साथ साथ इसमें जो है
घुलनशील जो भी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के कम्बिनेशन 19-19-19 का आ रहा है और कई कम्बिनेशन अब मार्केट में उपलब्ध हो गए हैं, उसको आप टपक सिंचाई के माध्यम से कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में खास करके अगर मल्चिंग इसी ड्रिप सिंचाई के साथ साथ जो है मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन भी प्राप्त हो रहा है और साथ साथ लागत में तो कमी आ ही रही है, लेबर कास्ट भी बच रही है, निराई गुड़ाई से निजात मिलती है। और इस प्रकार से अगर हम देखें एक साधारण प्लाट की अपेक्षा जिसमें ड्रिप और मल्चिंग की गई है, उत्पादन में लगभग 25 से 30% का उत्पादन अधिक प्राप्त हुआ है कृषकों को। तो हम आप सभी को सलाह देते हैं, उद्यान विभाग के जो योजना चल रही है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसमें जो है सामान्य कृषकों को जो है 60% की सब्सिडी दी जा रही है और लघु सीमांत कृषकों को 75% की सब्सिडी दी जा रही है। आप इस योजना का लाभ उठा करके उद्यान विभाग कार्यालय से संपर्क करके जिले में और इसको स्थापित करवा करके अपने लागत को कम कर सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की। कपास की खेती हिसार, जींद, रोहतक आदि जिलों में व्यापक स्तर पर की जाती है और कपास की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है तथा इस समय फसल में कुछ आवश्यक कार्यों को करने की आवश्यकता है ताकि फसल से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त हो सके। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। जो है कपास की खेती मुख्य नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है और कपास दो तरह का लगाया जाता है। एक तो गर्मी की कपास होती है जहाँ पर उपयुक्त सिंचाई का साधन होता है और दूसरा जो है जून जुलाई में लगाते हैं। तो पहला जो गर्मी का कपास हम लोग लगाते हैं वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका ही उत्पादन उपयुक्त हम लोग ले पाते हैं। तो उस समय लगाते समय दो चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। एक तो लाइन से लाइन की दूरी, तो क्या है कि इनलाइन ड्रिप होने से लाइन की दूरी तो 4 फीट तक हम लोग रखते हैं, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट ही रख पाते हैं, इसलिए कि हमारा इनलाइन ड्रिप जो है 1.5 और 2 का ही होता है। लेकिन खरपतवार का नियंत्रण प्रमुख रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कपास में ये कहा गया है कि 60 से 70 दिन तक खरपतवार विहीन होना चाहिए। तो इसके लिए ये होना चाहिए 20 से 25 दिन का जब हमारा कपास हो जाए तो उसमें लगातार जो है बखर और जो है निदाई का कार्य होना चाहिए। और निदानाशक भी आए हैं बाजार में, लेकिन यदि मैनुअल रूप से अपने हाथों से यदि इसकी निदाई किया जाए और बार बार बखर किया जाए और मिट्टी के उलटने पलटने से जो है हवा का संचार अच्छा होता है, जिसके वजह से कपास की जो है बढ़ोतरी काफ़ी मात्रा में होती है। और अभी जो है कुछ दिनों से देखा गया है कि बरसात काफ़ी अति बारिश होने की वजह से हमारे कपास के फसल का भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो जल जमाव के लिए सबसे उपयुक्त है कि हर 15-20 लाइन के बाद कपास में एक 2-3 फीट गहरी नाली निकालें जिससे पानी निकल जाया करे। कभी भी बीच में यदि 10-12 दिन तक बरसात नहीं होती है तो उस समय सिंचाई जो है जैसे आप गर्मी में लगाते समय करते हैं मई जून में, उसी तरह सिंचाई लगातार करने की ज़रूरत है। यदि ड्रिप पर किए हैं तो ड्रिप से सिंचाई करिए, यदि नाली पर लगाए हैं तो नाली मेथड से सिंचाई करते रहें। और प्रमुख रूप से कपास में जो है जो 75 से 80 दिन का समय होता है जिस समय फूल पूड़ी बनता है,
तो उस समय तो पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, ना तो उत्पादन काफ़ी घट जाएगा और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। पोषक तत्वों में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रूप से जो है लगाते समय आधारीय खाद, जिसको बेसल डोज बोला जाता है, 50 केजी DAP, 15 किलो यूरिया और 35 किलो जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश लगाते समय देना चाहिए। उसके बाद से जो है 30 दिन के बाद कपास के फसल में जो है 15 किलो यूरिया और 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए। उसके बाद से 60 दिन के बाद जो है 35 किलो यूरिया और 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए। फिर 75 दिन में पोषक तत्वों की कमी थोड़ा सा महसूस होने लगती है, तो इसलिए जो है कपास के फसल में जो है 75 दिन के बाद 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से 19-19 का छिड़काव करना चाहिए। और 75 से 80 दिन के बीच चूँकि कपास में फूल पूड़ी भी आने लगता है, तो बहुत किसान भाइयों का इस तरह का कपास का फसल देखा जाता है कि उसमें से फूल पूड़ी अधिकतर जो है ज़मीन पर गिरने लगते हैं। तो उसके इलाज के लिए सबसे उपयुक्त दवा है कि जब हम 100 ग्राम जो है 19-19 देते हैं पंप में, तो उसी के साथ जो है 6 ml प्लानोफिक्स एक दवा आता है उसका छिड़काव कर दें। फिर 85 से 90 दिन के बाद 19-19 का छिड़काव जो है 100 ग्राम प्रति पंप करें और उसके साथ जो है 6 ml प्लानोफिक्स प्रति पंप के हिसाब से जो है छिड़काव करें। प्लानोफिक्स के साथ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी हालत में 6 ml से ज़्यादा प्रति पंप न होने पाए, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट जो है देखा गया है और ये काफ़ी नुकसान होता है। तो 6 ml प्लानोफिक्स और 100 ग्राम जो है 19-19 का छिड़काव करें। उसके बाद से 90 से 100 दिन के बाद जो है 052-34 के नाम से जो है एक अपने पास घुलनशील पोषक तत्व उपलब्ध है, तो उसका छिड़काव भी 100 ग्राम जो है प्रति पंप के हिसाब से जो है 100 दिन के बाद आवश्यक रूप से करें। लेकिन इसमें हरे मच्छर, फुदके, जो हमारे पत्तियों के रस चूसने वाले जितने कीट हैं उनका आक्रमण थोड़ा सा बढ़ गया। तो इसमें जो है हमको 2-4 मच्छर हर पौधे में दिखे तो सबसे पहला जो छिड़काव है इमिडाक्लोप्रिड दवा आती है, उसका 8 से 10 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करें। समय समय पर जो है कृषि तकनीकी सहायकों से जो है सलाह लेना चाहिए यदि कहीं जरूरत पड़े तो। आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। हमारे साथ हैं CIAB के CEO डॉक्टर राजेंद्र सिंह सांगवान। आइए जानते हैं इनसे सर, जो GM क्रॉप्स हैं, पहले इनके बारे में बताइए, है क्या GM क्रॉप? GM क्रॉप्स क्या है? जैसे एक क्रॉप है जो कि मान लीजिए वो कोई जो है इंसेक्ट के ससेप्टेबल है, उस पर जल्दी से बीमारी लग जाती है, तो और हमारे पास किसी दूसरी स्पीसीज़ में कोई ऐसा जीन है जिसको इसमें इसकी रेजिस्टेंस है, तो वो एक जीन लेकर के इस नई क्रॉप में डाला जाता है, नए प्लांट में डाला जाता है, ताकि वो जो ट्रेट है, वो अच्छा जो गुण है वो इस क्रॉप में आ जाए।
और उस इसीलिए इसको जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। ठीक है सर, जो देखा गया है जो ये जीएम क्रॉप्स आ रहे हैं, इससे लोगों जो किसान है बायोसेफ्टी की जो बात की जा रही है उसमें बहुत परेशानी हो रही है। एक बीटी कॉटन को लेकर सफ़ेद मक्खियों की परेशानी है, और जो बीज में कहा जा रहा है कि जहर जैसा कुछ प्रोटीन है जिसे जो पशु खाते हैं उनकी मौतें हो रही हैं। इस पर क्या बताएं? नहीं, ऐसा जो बीटी कॉटन है उसमें तो केवल एक ही जीन है बीटी का, और उसका प्रोडक्ट है बीटी प्रोटीन, एक प्रोडक्ट है। अब बीटी प्रोटीन जो प्रोडक्ट है, और वैसे भी जो कॉटन है ये ह्यूमन फूड चेन में तो जाता नहीं है। इसके जो कॉटन सीड जो है वो जाता है एनिमल फीड में, पर ये एक प्रोटीन है। और प्रोटीन का एक नेचुरल सिस्टम ये होता है, जब भी प्रोटीन लिया जाता है, खाया जाता है, तो उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो इंटेस्टाइन में जो कि उसको तोड़ देता है अमीनो एसिड्स में। और ये प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन सभी उन्हीं अमीनो एसिड के बना है। हमारे अपने प्रोटीन भी अमीनो एसिड के बने हैं, बीटी का जो प्रोटीन है वो भी उसी अमीनो एसिड का बना हुआ है। तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो है कि उसमें कोई जहर हो गया है, और इससे पहले ये सब टेस्ट होते हैं। ये भ्रम है। पर ये बात सही है कि जो भी कोई ऐसा जीएम आता है उसकी पूरी ट्रायल होती है, उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं टॉक्सिसिटी पे, सेफ्टी पे, तो बायो सेफ होता है तभी जाता है। और अब बहुत सारे फूड क्रॉप भी हैं जो कि यूरोप में या यूएसए में जो कि जीएम है। एक परेशानी होती है किसानों को, जैसे जिस रीजन के लिए जीएम क्रॉप्स हैं वो दिया गया, जैसे नॉर्दर्न रीजन के लिए यहाँ की जलवायु अलग है, साउथ रीजन की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है। तो जो बीज होते हैं, कहीं पानी की समस्या है, कहीं जलवायु में उमस है, कहीं ठंड है, तो ये इसके लिए क्या करे किसान? नहीं, देखो, जो भी जीएम है या जो भी नई जो बाहर की जो जीन है, ये जो एरिया है उसी एरिया की किस्म में वो लाई गई है। तो जो इसको जैसे कहते हैं ना, जो अपनी लोकल जो क्रॉप जो लोकल जो वैरायटी है उसमें वो लाई गई है। तो वो सब जीन वही है, और उस जीन का उस एनवायरनमेंट से कोई संबंध नहीं है, पर उस किस्म में ये जीन डाली गई है जो उस एनवायरनमेंट में उस एरिया में अच्छा यील्ड देती हो। तो जो वैरायटी अपनी है, बस उसमें जीन वो डाल दिया है। सर, एक और आखिरी सवाल है, पानी की समस्या होती है, बीज तो लगाते, तो क्या बुआई कैसे करें और कितना पानी चाहिए? क्योंकि वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है और पानी की समस्या आप देख रहे हैं, तो उससे किसान कैसे निपटे? ये जो ड्राउट की बात है, इसका जैसे उस बीटी से कोई संबंध नहीं है। ये तो कोई भी क्रॉप के लिए अगर पानी नहीं मिल रहा है तो ड्राउट कंडीशंस हैं, तो उसके लिए ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी चाहिए, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग से आए, चाहे वो वैरायटी जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से आए। और आजकल नई जो टेक्निक्स आ रही हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उसमें तो बाहर से जीन भी नहीं डाले जाते, नई टेक्निक आ रही है जिससे नए उसमें बाहर की जीन आती भी नहीं है। तो बीटी के लिए क्या कुछ ज़्यादा पानी चाहिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि मैंने बताया, जो बीटी जीन है वो उस किस्म में डाली है जो उस एरिया में ग्रो की जाती है। मतलब वो जीन जो है, जैसे उनकी क्रॉसिंग करते हैं, ओरिजिनल जिस किस्म में थी उससे इस किस्म में डाल दिया, तो आपकी किस्म तो वही है, उसको बीटी उसमें डाल दिया गया है, तो उसमें एक गुण और आ गया है बस। बाकी उसकी जो पानी की जो आवश्यकता है इसकी और उसकी सब बराबर है। वो तो जो आपकी जो मुख्य किस्म है कॉटन की, उसको जितना पानी चाहिए उसको इतना भी चाहिए। बीटी की वजह से कोई उसको ना तो कम पानी चाहिए ना उसको ज़्यादा पानी चाहिए, उसको उतना ही पानी चाहिए जैसे किसी और को, जैसे मेन उसके पेरेंट वैरायटी को चाहिए। सर, बीटी के आने से ये कहा जा रहा है कि जो दवाओं का उपयोग होता था, जो 30-35 छिड़काव करने पड़ते थे, वो कम हो, क्योंकि बीटी के बीज में खुद प्रतिरोधक क्षमता है। इस पे क्या बताएं? नहीं, ये तो है ही, इसमें गुण वही है, क्योंकि जैसे ही उसको वो कीड़ा काटता है तो वो कीड़ा मर जाता है, और पहले इसके लिए दवा छिड़कनी पड़ती थी। तो अब उस दवा की जो है उससे एनवायरनमेंट जो है उसके जो इश्यूज़ हैं वो कम हो गए हैं, दवा कम लगती है, और फार्मर का भी एक्सपोजर उन दवाओं को कम होता है, क्योंकि जब वो छिड़कते हैं तो वो खुद भी जो पेस्टिसाइड हैं उनको एक्सपोज होते हैं। तो इसमें एक गुण आ गया है जिससे दवा कम लगती है, पैसा भी कम लगता है, और फार्मर को भी उसमें रिस्क कम है एक्सपोजर का, और सोसाइटी को भी कम है। नहीं तो हवा में, एयर में एरोसोल जो है ये बनते हैं, हवा में रह जाते हैं इसके कुछ जैसे, तो इसलिए इससे पोल्यूशन सेफ है। ये उस हिसाब से एनवायरनमेंट की सेफ्टी को, मतलब एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री से, पर्टिकुलरली रेजिड्यू से जो है फ्री कम करता है इसमें। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह सागवान जी। का कहना है कि जो बीटी बीज आए हैं, जो जीएम क्रॉप्स आई हैं, वो पर्यावरण के लिए काफ़ी हितकारी हैं और किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद है, और इसका उपयोग करके किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकता है और आर्थिक उन्नति कर सकता है।
चंडीगढ़ से कैमरामैन विपिन राय के साथ ओम प्रकाश राय, चंडीगढ़। बरसात के मौसम में जो आम तौर पे फूल के पौधे लगाए जाते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले खेत की तैयारी की जाए। और तैयारी से मेरा मतलब है कि पहले खेत की जुताई करके उसमें जो भी स्टबल्स हैं, घास हैं, कंकड़ हैं, इनको निकाल दिया जाए, मिट्टी को भुरभुरा बना लिया जाए। और जो बेड तैयार करते हैं उसकी साइज़ होती है 1 मीटर चौड़ाई और लंबाई 2 मीटर या 3 मीटर रखी जा सकती है। और ऐसा बेड बनाने से सुविधाजनक होता है। और 2 बेड अगर साथ बनाना है तो दोनों में 50 से 60 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ताकि बेड के दोनों तरफ से काम किया जा सके। तो इस साइज़ का बेड बनावें। और बेड बनाने के लिए पहले खेत की सफाई कर लें। सफाई करने के उपरांत और जब जुताई या कुड़ाई कर रहे हैं उसी समय 10 किलो सड़ी गोबर की खाद, 10 ग्राम नाइट्रोजन की खाद, 10 ग्राम फास्फोरस की खाद और 10 ग्राम पोटास की खाद, ये सब मिला दें। और ये मात्रा जो है 1 मीटर गुणे 1 मीटर मतलब 1 स्क्वायर मीटर के बेड के लिए है। और इतना मिलाने के उपरांत मिट्टी को समतल कर लें। और समतल करने के बाद इसे अगर चाहें तो भिंगा लें, हल्की सिंचाई दे दें ताकि मिट्टी में नमी आ जाए। और फिर बराबर कर लें। और बराबर करने के बाद फिर बिछड़े की रुपाई करें। उन्नत प्रजातियों पर नजर डालें तो गेंदे की प्रजातियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अफ्रीकन प्रजातियां। इस किस्म के पौधे 1 मीटर लंबे होते हैं, फूल का आकार बड़ा होता है। और कुछ किस्में ऐसी भी होती हैं जिनके पौधों की ऊंचाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, परंतु फूल बड़े आकार के होते हैं। तथा कुछ किस्में सिंगल टाइप के पुष्प देने वाली होती है। अफ्रीकन वर्ग में आने वाली कुछ प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की श्री विधि द्वारा तैयार नर्सरी की रोपाई पर जानकारी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन।